प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास बक्सर, बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली अध्ययन में हमें दो बातों का ध्यान भी रखना होता है कि आप जो कुंडली बना रहे हैं वो कंप्यूटराइज कुंडली है या फिर पंचांग से देख करके कुंडली बनाई गई है। शुरुआत पंचांग से ही होती है, अंत इसका आकर के कंप्यूटर जनित कुंडली पे हो जाता है या कंप्यूटर पे हो जाता है। तो कई बार जब आप कुंडली बनाते हैं तो जो हाथ से बनी हुई कुंडलियां होती हैं या जो पंचांग से, जिनको पंचांग से आधारित करके बनाया जाता है, उस कुंडली में और जो ऑनलाइन कुंडलियां होती हैं, जो कंप्यूटर वाली कुंडली होती है, उसमें कभी कभी थोड़े बहुत भेद नजर आते हैं। पर हमें इसका शोधन आवश्यक होता है। तो शुद्धता के मामले में कई बार कंप्यूटर वाली कुंडली ज़्यादा आगे निकल जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म हुआ है जातक का भाद्रपद माह में। ये बहुत आवश्यक है जानना कि भाद्रपद माह में जन्मा व्यक्ति सुंदर और राजकुमार की भांति देखने में होता है। व्यवस्थित जीवन जीने में उसकी दिलचस्पी होती है और वो राजकुमारों जैसा जीवन जीता है। सामान्यतया कभी कभी छोटे बहुत मतभेद भी दिखाई देते हैं, जैसे स्वास्थ्य में कभी कभी समस्या भी देखने को मिल जाती है, पर अंततोगत्वा व्यक्ति ठीक हो जाता है। दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का बल चूंकि बढ़ जाता है, इस वजह से जीवन में थोड़े बहुत संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। मतलब दक्षिणायन में शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ेगा, इस वजह से व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों का सामना भी स्वीकार करना होगा। शरद ऋतु में जन्मा व्यक्ति धीरे धीरे प्रोग्रेस करने वाला होता है। कभी कभी मानसिक रूप से अव्यवस्थित भी होते देखा जाता है। कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के चंद्रमा, मैंने बात हर बार कही है, अभी कल परसों भी मैंने अपने मेन चैनल पे ये कार्यक्रम बनाया था जिसमें चंद्रमा को लेकर के बात कही थी कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में व्यवस्थित हैं तो सारे ग्रह व्यवस्थित हैं, और अगर चंद्रमा अव्यवस्थित हो रहे हैं यानी कि पापक हो रहे हैं तो ये कई बार व्यक्ति के जीवन को संघर्ष में ले जाते हैं या अनियमित दिनचर्या वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पहले अपने वर्तमान को साधने की आवश्यकता होगी। आप वर्तमान पे फोकस करिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि चंद्रमा अगर विचार करेंगे तो कुंडली में बैठे हैं तीसरे भाव में, मिथुन राशि का निर्माण करने, जिसके स्वामी भी बुध होते हैं और बुध जन्म कुंडली के सूर्य और मंगल के साथ बैठे हैं। वो ध्यान से समझेंगे तो चंद्रमा कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के हो गए पापक। अब पापक ग्रह के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को मन से कभी कभी बेचैन करते हैं, मानसिक अशांति होती है, दिनचर्या एक जैसी नहीं रहती, पड़ोसियों से संबंध खट्टे मिट्टे रहते हैं, या व्यक्ति थोड़ी मेहनत जहां करना होता है वक्त पे वहां नहीं करता, इधर उधर भी कई बार उसके जीवन में भटकाव देखने को मिलता है। पुनर्वसु नक्षत्र, अदिति भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्वेत आक के पौधे की जड़ गले में धारण करना चाहिए या श्वेत आक भगवान को अर्पित करना चाहिए, शिव जी को। शहद का सेवन, हल्दी का सेवन बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो फलीदार वृक्ष जैसे आम हो जाए, जामुन हो जाए, कटहल हो जाए, इस तरीके के वृक्ष भी लगाने की आवश्यकता होती है। सहतूत का वृक्ष भी लगाया जा सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र मैंने बताया, ऐसे लोग बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, पर सामान्यतः इनको कभी कभी मति भ्रम में जाते देखा जाता है, या छोटी मोटी घटनाएं चोट चपेट की होती हैं, घाव फोड़ा फुंसी भी थोड़ा बहुत होता है। पर वैसे ये नक्षत्रों में बलवान नक्षत्र माना गया है पुष्य पुनर्वसु, इस वजह से ज्यादा देर परेशानी टिकती नहीं है, स्वतः समाप्त हो जाती है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसके कारण हम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाए। वरीयान योग शूद्र वर्ण और देवगण होगा, तो देवगण के कारण दाम्पत्य ठीक चलेगा। शूद्र वर्ण के कारण व्यक्ति में कभी कभी अकर्मण्यता, शठता और जड़ता कभी कभी देखने को मिल जाती है। शूद्र वर्ण के कारण व्यक्ति कई बार हिंसक प्रवृत्ति वाला हो जाता है या डिप्रेसिव सा बिहेवियर रखने वाला होता है, डिप्रेस होने लगे, मतलब जीवन में असफल हो जाए तो कई बार वो डिप्रेस होने जैसा व्यवहार करने लगता है। पर जब कभी भी ऐसी कोई बात नजर आए तो आपको अपने निकट के किसी साधु संत महात्मा का दर्शन करना चाहिए, नित्य मंदिर का दर्शन करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, शिव जी के मंदिर को धोना चाहिए, श्वेताग के पौधे की जड़ और नवग्रह कवच ये दोनों धारण करना चाहिए। तो ये मैंने बात कही
शूद्र वर्ण के कारण कभी कभी व्यक्ति ऐसी चीजें करता है। हमें वहां पे सावधान होना होगा और सबसे ज्यादा शिव जी की पूजा करनी होगी। दूध आदि से अभिषेक शिव जी पे करें, काला तिल अर्पित करें, दही अर्पित करें, श्वेत आग मैंने बताया ही है। ये सब चीजें करने से बहुत सारी समस्या का अंत मिल जाता है। मानसिक रूप से जब कभी भी आपको चीजें परेशान करती हैं तो उसमें लग्न पे अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। जैसे लग्न पे यहाँ पे राहु बैठे हैं, लग्न का मान 6 अंश का है, तो ये एक तरीके से बाल्यावस्था का लग्न कहा जाता है। तो बाल्यावस्था का जो लग्न होता है वो व्यक्ति को कई बार अव्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करता है। लग्न में राहु 6 अंश 53 कला के साथ अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं और लग्न 9 अंश 20 कला के राहु अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, केतु स्वाति नक्षत्र में। तो राहु और केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तो ये कई बार जीवन में विषम परिस्थिति का निर्माण करते हैं। और जब तक व्यक्ति उससे कमर कस के लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता है तब तक उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति बनी रहती है। यहाँ आपको लड़ना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, तब जाकर के, क्योंकि लग्न में राहु है तो वैसे खराब नहीं होते। मेष राशि के राहु ऐसे बुरे परिणाम देते भी नहीं है। केंद्र और त्रिकोण के राहु और भी अच्छे हो जाते हैं, नक्षत्र परिवर्तन करके बैठे हैं। पर कमजोरी क्या है कि इस राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और जब राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी तो कई बार वो व्यक्ति को अव्यवस्थित करते हैं। आप इसको मन बुद्धि चित्त में रख सकते हैं, कारोबार में रख सकते हैं, व्यापार में रख सकते हैं, नौकरी में रख सकते हैं। थोड़ी बहुत चिंता रहती है। ऊपर से शनि की दृष्टि जो प्राप्त हो रही है 10वीं दृष्टि लग्न पे, तो नीच की दृष्टि हो रही है। और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के 5वें भाव में है और मंगल 25 अंश के हैं, सूर्य 23 अंश के हैं, लग्नेश अस्त हो जा रहे हैं। नवांश कुंडली में मंगल स्वग्रही हो रहे हैं तो पराक्रम की वृद्धि कर रहे हैं, जबकि दशमांशा चक्र में वो तृतीय 11वें भाव में बैठे हैं 6वें भाव के स्वामी होकर के। यहाँ भी उनका परिणाम थोड़ा संघर्षों के साथ ही देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मंगल लग्नेश होकर के अस्त हो जाएंगे तो कई बार व्यक्ति, और लग्न पे राहु केतु का असर, शनि का असर है, तो स्वास्थ्य में परेशानी कई बार रहती है। तो जो गड़बड़ी है वो जब कभी भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका मूल कारण यही होगा कि जन्म कुंडली के लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लग्नेश अस्त है और साथ ही साथ लग्न पे पापक ग्रह की दृष्टि जा रही है शनि की। तो ये एक बात यहां तक रही। लग्न का मान भी इसमें बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे लग्न का मान अगर बाल्यावस्था का होता है तो कई बार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को डालने वाला हो जाता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। अब थोड़ी सी दृष्टि में आपको एक बात बता दूं, भाग्य भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना या 6ठे भाव में जाना और शनि से दृष्ट होना, जो मेष लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव पापी ग्रह होते हैं, उस पापक ग्रह की दृष्टि जन्म कुंडली के शुभ ग्रह या शुभ भाव के स्वामी गुरु पे पड़ गई। तो इस कारण से अब यहाँ पे कई बार जीवन में कारोबार और भाग्य को लेकर के एक दोहरा संघर्ष चालू हो जाता है। अष्टमेश भी होते हैं, पंचम में बैठ गए, सूर्य और बुध के साथ मंगल का प्रभाव, तो बुध जो है वो 2 पापक ग्रहों के प्रभाव में आ गए। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के पराक्रमेश और जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी इस कुंडली के 5वें भाव में बैठ करके संघर्षों की वृद्धि कर रहे हैं। और दूसरा मंगल जो लग्नेश होकर के अस्त हो रहे हैं, लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव, ये कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बना देते हैं। कंफ्यूजन रहता है और अनुभव भी व्यक्ति को बड़ी मिलती है। जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों से उसको ज्ञान मिलता रहता है। मतलब मित्रों से, भाइयों से, माता से, पिता से, मामा मामी से, सबसे उसको सीखने को मिल जाता है। कजन वगैरह से सीखने को मिल जाता है। बॉस के साथ भी कई बार मतभेद दिखाई देते हैं। इस कुंडली का एक जो कमजोर पक्ष है मैं आपको बताता हूं, गुरु की नीच दृष्टि जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे है और शनि शत्रु के घर में बैठ करके अपने भाव की सुरक्षा कर रहे हैं। तो जब जो ग्रह हैं गुरु और शनि, जब कभी भी इनका संबंध 10वें स्थान से बनेगा तो चूंकि ये दीर्घ आकार के ग्रह हैं, मंदगामी ग्रह हैं, तो करियर में जो एस्टेब्लिशमेंट होगी वो थोड़ी देर से होगी। यह व्यक्ति करियर में जितनी जल्दबाजी से परिणाम तक पहुंचना चाहता है उसमें उसको अब थोड़ी विलंब देखने को मिल जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा जितनी आप कोशिश करते हैं कि जल्दी आपको मिल जाए, उतनी ही विलंब की स्थिति शनि और गुरु दे जाते हैं। पर यह अंदेशा जरूर है, ये साफ और स्पष्ट तौर से ये बात कही जा सकती है कि कुंडली के लग्न में या लग्नेश के संग या जन्म कुंडली के 4th भाव से
अगर जन्म कुंडली के दशमेश और शुक्र का संबंध बन रहा हो तो कुंडली अंततोगत्वा निश्चित रूप से सफल होती है। हमें साहस छोड़ना नहीं चाहिए। देवी कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। कुल देवता की उपासना स्वयं से करें। वास्तु देवता की पूजा निश्चित रूप से करें। घर में झाड़ू और पोछा स्वयं से लगाएं। ऐसा करने से चतुर्थ भाव पे जो शनि का प्रभाव है, या चतुर्थ भाव से केंद्र में जो राहु और केतु बैठे हैं, चतुर्थ भाव से केंद्र में ही राहु और केतु जो बैठे हैं, ये चतुर्थ भाव को कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों का निर्माण करता बना दे रहे हैं। इस कुंडली के द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। ये भी राहु और केतु के मध्य में है। इस वजह से कहीं ना कहीं वहां पे भी एक व्यय की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली का मारक ग्रह जब कभी भी मेष लग्न की कुंडली के लिए मारकेश शुक्र होते हैं, शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आएंगे तो ये भी एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर देते हैं। लाभ भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव से शनि का बैठना माता का पक्ष उज्जवल बना देते हैं। जबकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो लाभ भाव यहाँ भी सुरक्षित है, यहाँ पर भी लाभ भाव के स्वामी सुरक्षित हैं क्योंकि स्वग्रही हैं, और यहां पर भी लाभ भाव सुरक्षित है क्योंकि स्वग्रही हैं। उसके बाद 12वें भाव में गुरु और शुक्र की जो स्थिति दशमांशा चक्र में नजर आ रही है, उसका अर्थ इतना नजर आ रहा है और स्पष्टतया कि व्यक्ति अपने कारोबार में अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहे या एक वक्त पे जाकर के वो जितनी प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिल जाएगा। नवम भाव में जो चंद्रमा यहां बैठे हैं वो जन्म कुंडली के धन भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। धन भाव के स्वामी का संबंध चतुर्थ से, धन भाव के स्वामी का संबंध उच्च का। यहां धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली में जिस भाव में बैठे, इस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा है, शनि का और चंद्रमा का संबंध बन गया। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पिता से भरपूर संपत्ति मिलेगी। पिता के प्रगति के पथ को उजागर करने वाला, माता को श्रेष्ठ आयु देने वाला और खुद की बीमारी को बढ़ा देने वाला, दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझ करके अपनी समस्या को भूल जाना। नौमांश चक्र में शुक्र यहीं बैठे हैं, लग्न चक्र में शुक्र यहीं बैठे हैं, दशमांशा चक्र में बुध सुरक्षित हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं जो दिग्बली हो गए और वर्गोत्तम हो गए, और यहाँ बुध कारोबार में निश्चिंतता का माहौल दे रहे हैं। तो ग्रहों को जिस तरीके से आपने बैठते हुए देखा है, यहाँ पे सूर्य जो है और मंगल बुध को भी कहीं ना कहीं पापक प्रभाव दे रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि तृतीय और छठवें भाव के स्वामी का संबंध जब सूर्य और मंगल से होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों का अपने पराक्रम के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे, अपनी युक्ति के बल पे उसका अंत ढूंढेगा और यश की प्राप्ति करेगा। लग्न कुंडली के पंचम भाव में सूर्य बैठे, यहां भी सूर्य बैठ गए, और यहां पंचम भाव के स्वामी जो बैठे हैं वो स्वग्रही हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि यहां भी पंचम भाव सुरक्षित है। सूर्य वर्गोत्तम हो गए, शुक्र वर्गोत्तम हो गए, और ये जो स्थिति बन रही, चंद्रमा यहां पे चतुर्थ भाव के स्वामी यहां के उच्च के हो गए धनेश होकर के, तो चंद्रमा का बल बढ़ा। पक्ष के बल से कमजोर होने के कारण नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। वर्तमान को अगर आप सुरक्षित कर लेते हैं तो कुंडली को व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम मानसिक रूप से इसलिए परेशान हैं क्योंकि अभी शनि की दशा चल रही है, हमारे ऊपर से चंद्रमा का अंतर चल रहा है, हमारी कुंडली के लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, उल्टे जन्म कुंडली का पापी ग्रह शनि लग्न को देख रहा है, और साथ ही साथ लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के साथ साथ संपूर्णतया लाइफ लॉन्ग जो निश्चिंतता मिल रही है वो बुध दे रहे हैं और शुक्र दे रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य भी दे रहे हैं। यहाँ पे जो घर्षण थोड़ा सा दिख रहा है उसके लिए हमें देवी कवच का पाठ नित्य करना चाहिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। अब आगे ग्रहों को समझते हैं नक्षत्र के आधार पर। तो सबसे पहले चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में आत्मकारक ग्रह बन रहे हैं। लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी आत्मकारक हो गए, यानी कि एक अच्छा ग्रह आत्मकारक बना है। नवांश कुंडली में धन भाव में ही उनकी राशि बन रही है और आत्मकारक ग्रह लग्न कुंडली का उच्च का हुआ है, जो वैवाहिक सुख और शारीरिक स्पष्टता को दर्शाता है। जहाँ पे चंद्रमा और बुध जो बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति, दाम्पत्य में शारीरिक सुख को, पति पत्नी का संबंध। यहाँ पे शनि के बैठ जाने से शनि भी महत्वपूर्ण ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि सिद्धांतकार कहते हैं कि जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह लग्न चक्र का नवांश कुंडली में उसकी जहां राशि बनी हो और वो जहां उसके घर में कोई भी ग्रह बैठा हो वो ग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है। और नवांश चक्र में लग्न कुंडली के आत्मकारक ग्रह अगर उच्च के हो जाते हैं तो चंद्रमा भी, ये आत्मकारक ग्रह भी बलवान हो जाता है। तो उसके साथ बैठा ग्रह बुध भी बलवान, चंद्रमा भी बलवान, शनि भी बलवान, शुक्र भी बलवान और सूर्य भी यहाँ पे और बुध भी बलवान नजर आए। तो कितने ग्रह टोटल नजर आ गए? एक नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र वर्गोत्तम, तीसरे नंबर पे चंद्रमा, चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में सूर्य आ गए
और इतने सारे। शनि भी बलवान हो गए 5वें नंबर पे, 5 ग्रह आपकी कुंडली में वैसे ही स्वतः बलवान हो गए, मतलब इनकी दशाएं आपके पक्ष में जाएंगी। अंतरदशा में जब कभी भी शनि में चंद्रमा का अंतर आएगा, शनि में राहु, शनि में केतु, शनि में शुक्र तो नहीं पर शनि में बुध आदि का जब अंतर आएगा तो कभी कभी छोटे मोटे मानसिक प्रभाव कमजोर हो जाएंगे। सूर्य जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के स्वामी, पंचम में बैठे हैं, ये कम संततियों के दाता होते हैं। वहां पे अगर मंगल अस्त नहीं होते तो अच्छी बात होती, पर मंगल अस्त हो रहे हैं, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ी होगी, जिस कारण से कई बार पत्नी का गर्भ नष्ट होता है, या कई बार व्यक्ति वक्त पे चीजों को भूल जाने वाला होता है, या वक्त पे पढ़ी हुई चीजें याद नहीं आती। इस वजह से भी व्यक्ति को सोना जागना नियमबद्ध होकर करना चाहिए और प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाकर के सोना जागना नहीं करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलन बना करके रखना होगा। तर्क अच्छा है, क्रिएटिविटी अच्छी है, खेल का क्षेत्र अच्छा है, क्रिएशन अच्छा है, डिप्लोमेसी अच्छी है, निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी परेशान कर सकती है मंगल के कारण। उस मंगल और सूर्य और बुध के ऊपर राहु का जो प्रभाव आ रहा है वो कई बार थोड़ी मोड़ी परेशानियों को देने वाली बन रही, जिसमें तर्क बल ज्यादा लगे, व्यक्ति सोचता ज्यादा है, विचार ज्यादा करता है, मंथन ज्यादा करता है, छोटी बात का कई बार बहुत ज्यादा बड़ा भाव या विचार रख लेता है, ऐसी चीजें देखने को मिलती है। सूर्य जन्म कुंडली में 23 अंश के बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। इस आधार पर कि शुक्र दिग्बली हैं तो सूर्य का प्रभाव ठीक रहेगा। यहाँ व्यक्ति की समृद्धि अच्छी रहेगी, यश और मान प्रतिष्ठा संतान आदि का फल सूर्य की दशा में देखने को मिलेगा। मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये भी बैठे हैं 25 अंश के दूसरे सर्वाधिक ग्रह जो बलवान अंश के साथ बैठे हैं। नवांश चक्र में वो व्यक्ति के सांसारिक सुखों की वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ वो 5 नंबर में बैठे हैं और यहाँ वो 8 नंबर में बैठ रहे हैं, जबकि यहाँ वो 1 नंबर में बैठ रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा जातक के जीवन में भवन, भूमि, गाड़ी, घोड़ा, इन सभी चीजों से समृद्धि देने वाली बनेगी और व्यक्ति अपने पीछे संपत्ति छोड़ता है और निर्णय लेने में कभी कभी चूक हो जाती है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे विशेषतया विवाह वगैरह को लेकर के हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद बुध की बात करते हैं तो बुध बने हैं 5 अंश 21 कला के मघा नक्षत्र में। केतु जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस होगा, मतलब उसका क्षेत्र जीवन जो है वो अनुभव देगा तब धन देगा। उसकी क्रिएटिविटी देर से कई बार समझ में आती है, पर यहाँ पे बुद्ध इस बात का इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति अपने कारोबार में निश्चित रूप से संतुष्ट होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। जिस नक्षत्र में बैठे उस नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति के पास बड़ों का आदर करने का गुण होता है और वो सम्मानजनक स्थिति में ही होता है। कभी भी उसको सरकारी संपत्ति से या सरकारी योजनाओं से नुकसान नहीं होता, उसको सरकार से और सरकारी एजेंसियों से लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं 2 अंश के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। इस आधार पर गुरु का प्रभाव आपको चरित्रवान बना रहा है। यहाँ गुरु बैठे हैं कन्या राशि में और यहाँ बैठ रहे हैं वो मकर राशि में। इसका अर्थ होगा कि यहाँ से वो त्रिकोण की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ उनका नीचभंग नहीं हो रहा है, शनि की दृष्टि के कारण सामान्य नीचभंग हो रहा है, जबकि दशमांशा चक्र में वो भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं और वहाँ वो केतु जैसे ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं। तो गुरु की दशा कभी कभी छोटे मोटे मतभेद या सामान्यतया कभी कभी पापी परिणाम देने वाली हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुरु के ऊपर शनि का भी प्रभाव है। गुरु चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण यशस्विता का योग लगाएंगे, पर केंद्र में नहीं बैठे हैं, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में छोटे संघर्ष गुरु के कारण भी देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या, कफ आदि गड़बड़ होता है और इस तरीके की जो बातें हैं वो जातक को परेशान कर सकती हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में फिर भी यश व्यक्ति को मिलेगा, परिणाम उसके पक्ष में आएगा, पर संघर्ष भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी का है, इस कारण से व्यक्ति का चारित्रिक बल रहेगा, चरित्रवान रहता है, नैतिकीय तत्वों से वो अपने आप को जिम्मेदार मानता भी है। शुक्र जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं 8 अंश के। शनि के साथ अगर नहीं बैठे होते तो कुंडली को कमजोरी मिल जाती, लेकिन राहु और केतु के मध्य में है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में पत्नी के कारण व्यय रहेगा और अपने भोग और ऐश्वर्य के ऊपर उसे व्यय करते हुए देखा जाएगा। मतलब कई बार वो अपने एक्सपीरियंस को आगे रखेगा, अपनी गरिमा को लेकर के चिंतित होगा, अपने अनुभवों का वो पैसा लेना चाहेगा, धन लेना चाहेगा, इकट्ठा करना चाहेगा और पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए भागने वाला होगा और निश्चित रूप से न्याय प्रिय भी होगा, क्योंकि शुक्र
पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं जो नक्षत्रों का राजा है, शनि वहीं बैठे हैं, इस वजह से शुक्रदेव के पास बल मिलेगा। वर्गो तमोतत् स्वनवांसकास्तु, शास्त्रकार लिखते हैं व्योमस्त पाताल विलग्न भानाम वदंती नामानि मुनिंद्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गो तमोतत् स्वनवांसकास्तु। ग्रह वर्ग उत्तम है तो कुंडली बलवान हो जाती है, वो ग्रह बलवान हो जाता है और अपनी दशा काल में श्रेष्ठ और जातक के अनुकूल परिणाम देने वाला बनता है। जबकि शनिदेव पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं और गुरुदेव सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं शुक्र के नक्षत्र में, तो कोई प्रत्यक्ष संबंध वैसे नहीं बन रहा है, पर शनिदेव 0 अंश के बैठे हैं चतुर्थ स्थान में, तो कई बार व्यक्ति के मानसिक तनावों को देने वाले होंगे। अगर ये राहु और केतु के केंद्र में नहीं होते, एक्सिस में नहीं होते, तो गड़बड़ी होती। जबकि नवांश चक्र के बाद अगर आप विचार करें तो नवांश चक्र में शनिदेव यहां बैठे हैं, इसका डिस्पोजिटर प्लैनेट चंद्रमा उच्च का, जबकि दशमांशा चक्र में भाग्य भाव के स्वामी होकर के और जाकर के दशम स्थान में बैठ रहे हैं सूर्य के साथ। इस कारण से यहाँ पे शनिदेव व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि देने वाले बनेंगे, पर थोड़े विलंब से उसकी प्रगति को देने वाले भी बनेंगे। मतलब योग है, पर शनि का जो काल रहेगा वो व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत शंकाओं के साथ बीतेगा। मानसिक परेशानी भी जातक को परेशान कर सकती है। कुंडली के मूल तत्व पे आपका ध्यान लेके आता हूं। व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है क्योंकि लग्न में मेष राशि बनी है और लग्नेश जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। पैतृक धन बहुत अच्छा, स्वभाव बहुत उत्तम, मेहनत भी जातक कर रहा है और सफलता भी मिलेगी। सही दिशा में पराक्रम है तो निश्चित रूप से निर्णय सही है। मन अशांत है, हमें इसको ठीक करना होगा और उसको ठीक करने के लिए अच्छे ग्रंथों का अध्ययन, अच्छे लोगों का संग, आलसी लोगों से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें, भोगी और बहुत ज्यादा भोजन करने वाले लोगों से दूर रहें। जितना ज्यादा हो सके अपने कमरे की सफाई स्वयं से करें, कोशिश करें। विवेकवान बनने की आवश्यकता है, सही और गलत के बीच अंतर स्पष्ट करना होगा और ये अध्ययन से ही आता है। बड़ों के आदर और सम्मान और उनके साथ समय बिताने के साथ आता है। नौकरी इस कुंडली में ज्यादा अच्छी है, हालांकि ये कुंडली अपने पिता के व्यापार को भी आगे बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त दिनचर्या पे 100% से भी ज्यादा मेहनत करनी है, उसे ठीक करना ही होगा। कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाना होगा। मित्र जो हैं वो मित्र हैं, जो परिवार का शत्रु है उसको समझने की आवश्यकता है। भाई के मित्र, मित्र के भाई, इन लोगों से सावधान रहना होगा। भाग्य को बल देने के लिए, जीवन में संघर्ष को कम करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और जितनी जल्दी हो सके गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए। सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में निश्चित रूप से आ जाएगी और ये कुंडली प्राप्त भी कर जाएगी। माता से संबंध अच्छे रखें, गायों की सेवा करें, जितना ज्यादा हो सके किसी दूसरे के झगड़े में अपने आप को ना डालें। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं, पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना सर्वोत्तम रहेगा। पुष्य, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, मृगशीरा और रोहिणी, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए उत्तम रहेंगे। साथ ही साथ वर्तमान में लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है, एक नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ्य नियमित रूप से देना चाहिए और गाय की सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए। अंक आपकी कुंडली के लिए 2 और 5 बहुत अच्छे रहेंगे। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। विवाह का असली समय इस कुंडली में 2030 के मार्च के बाद आएगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली मैंने कही, उसके बाद विवाह पश्चिम दिशा में हो, भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो है पूरब दिशा के मकान में आप निवास कर सकते हैं जिसका फ्रंट पूरब की तरफ खुलता हो। स्वास्थ्य के मामले में ये कुंडली परेशान करेगी आपको। शुक्र की महादशा में स्वास्थ्य परेशान रहेगा और कई बार राहु और केतु की महादशा अंतरदशा में भी स्वास्थ्य और मन बुद्धि चित्त को परेशानी मिल सकती है। चंद्रमा भी गाहे बगाहे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकते हैं। भवन भूमि वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। माता और पिता को लेकर के हमें सावधान होना होगा केतु की दशा में और साथ ही साथ शनि और राहु की दशा में। संतान का पक्ष इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है, उसमें जरा भी कोई परेशानी नहीं बनी हुई है। शनि, गुरु, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा और मंगल की दशा लाभदायक होगी, मतलब इसमें धन, मान, पद, प्रतिष्ठा
यश और संतान आदि की प्राप्ति होगी, जबकि बुध, राहु और केतु की दशाएं कई बार छोटी मोटी परेशानी और चिंताएं देने वाली हो सकती हैं। मारक ग्रह के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो शनि में राहु का अंतर जो 2027 के मार्च अप्रैल में आएगा, और अभी 2026 के मार्च तक चीजें ठीक हैं तो ठीक है, अन्यथा आगे भी चीजें ठीक हो जाएंगी। शिव जी की पूजा हो सकती है, अभिषेक वगैरह लगातार 3-4 बार करवा दिया जाए। इसके बाद बुध की दशा जब आएगी तो बुध की महादशा, चूंकि बुध आपकी कुंडली में अस्त नहीं है तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी बुध की महादशा में गुरु का अंतर और बुध की महादशा में राहु का अंतर छोटे मोटे परेशान करने का संयोग लगाएगा। हमें चतुर्थी का व्रत भी वक्त बेवक्त अगर कभी भी मन करे तो शुरू कर लेनी चाहिए। क्लियर है? ग्रह के बल के आधार पर हमें सूर्य को बल देना होगा, अर्घ दे करके, मांसाहार का त्याग करके। चंद्रमा और मंगल मृत प्राय हैं, इस वजह से नियमित दिनचर्या का पालन, शिव जी के मंदिर का धोना, बजरंगबली के नित्य 12 नामों का उच्चारण करें, घर की सफाई खुद से करें। बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में ठीक बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति मृत प्राय हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। और इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो आप चाहें तो मंगल का रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसके बाद गुरु और शुक्र में से शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव मृत प्राय है, लगभग ग्रह कमजोर हो रहे हैं डिग्री के हिसाब से, कोई भी ग्रह युवावस्था का नहीं हो रहा है। इस वजह से जीवन में कई बार व्यक्ति अव्यवस्थाओं का शिकार होता है। सबसे ज्यादा इस कुंडली को पद्धति पे काम करना होगा, जितना ज्यादा हो सके अपने ऊपर फोकस करना होगा, बेवजह गलत चीजों पे अपना समय नष्ट करने से बचना होगा। ये कुंडली का मार्गदर्शन है, करना आपको होगा। क्लियर है? तब तक के लिए मैंने जिन जिन ग्रहों को अच्छा बताया है उन ग्रहों की दशाएं अच्छी जाएंगी। होरा चक्र के आधार पर कुछ ग्रह कमजोर हो रहे हैं जैसे बुध, पर फिर भी बुध आपकी कुंडली में कारोबार के मामले में अच्छे रहेंगे। चंद्रमा से अगर विभिन्न ग्रहों की चर्चा करते हैं तो चंद्रमा से द्वितीय भाव के शनि मानसिक रोगी बनाते हैं, चंद्रमा से द्वितीय भाव के शुक्र व्यक्ति को अनुभवी बनाते हैं, चंद्रमा से तृतीय घर के बुध व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करते हैं, चंद्रमा से तीसरे घर के सूर्य व्यक्ति अपने लाभ का, अपने धन का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का 100% इस्तेमाल करता है। चंद्रमा से तीसरे घर के मंगल व्यक्ति को मेहनत करने वाला बनाते हैं, चतुर्थ स्थान के गुरु भाग्यशाली और यशस्वी बनाते हैं, जबकि पंचम भाव के केतु व्यक्ति को देर से परिणाम प्राप्त करने वाला बना देते हैं। क्लियर है? एकादशवें घर के राहु व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बढ़ाते हैं और तकनीकी विशेषज्ञ बनाते हैं, तकनीक को जानने वाला, आधुनिक शिक्षा पद्धति को स्वीकार करने वाला ऐसा बना देते हैं। राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम भाव पे है, जहां लगभग उनकी हर जगह दृष्टि अच्छी है, जबकि गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे थोड़ी कमजोर, 12वें भाव पे ऋण से मुक्ति में सहायता करने वाली और द्वितीय भाव पे धन कमाने में थोड़ी मेहनत डालने वाली बन रही है, जबकि मंगल का प्रभाव जन्म कुंडली में आयु और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला भी हो रहा है। मंगल अस्त अगर नहीं होते तो कुंडली को और भी ज्यादा मजबूती मिल जाती। मंगल अस्त हो रहे हैं और खास करके लग्न पे राहु केतु का असर आ रहा है, इस वजह से जीवन में काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। अगर ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी जैसा मैंने बताया है उपाय के तौर पे, उतने से काम आपका बन जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।